नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो घरेलू हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय आज का एक बार फिर दोहराते हैं। विषय हमारा डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान राजेश पटोहा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इन प्रावधानों के बारे में बात हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं मोटे तौर पर। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये 2005 में बना था। ये घरेलू रिश्तों में रह रही जो महिलाएं हैं, जो घर में रह रही हैं, उनके साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, ये उनको जो है संरक्षण देता है कि उनके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा ना हो। उसकी श्रेणी जोड़ी बड़ी विस्तार से बताना चाहूँगा मैं इसके अंदर जो है इकोनॉमिक तरीके से घरेलू हिंसा होती है। जैसे कि अगर कोई कामकाजी महिला है घर में, वो हमारी माँ, बेटी, बहन जो भी हो सकती है, अगर उसकी जो इनकम है उसको हम कोई घर का कोई व्यक्ति अगर उसको यूज़ नहीं करने देता, उसका नाजायज़ यूज़ करता है उसको, और उसके अलावा अगर कोई जॉइंट अकाउंट है उसको, या उसका जो बैंक अकाउंट है उसको वो यूज़ नहीं करने दे सकता, और उसके अलावा कई बार कोई ताने मारना और काम पे जाने से रोकना, यहाँ तक कि स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जाने से रोकना भी इस घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। और ये पहला कानून है हमारे भारत का जिसके अंदर जो महिला है वो घर में रहकर जो है वो इसमें जो है संरक्षण प्राप्त कर सकती है। जी, हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ कमियां भी उनमें होती हैं। लगातार इस तरह के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद ये कहा गया कि कुछ इस तरह का कानून होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। इसके फ़ायदे आप ज़्यादा देख रहे हैं, इसके नुकसान भी कुछ आप देखते हैं इस कानून को? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, ये 2005 में आया जो ये कानून, ये इसमें अभी सही मायने में लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, मगर मैं जब यहाँ बैठा होता हूँ तो कई बार कॉल आती है, तो उसके कॉल से ये लगता है कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं या उन्हें ये लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ये जो एक्ट है, ये इस तरह के जो एक्ट है, स्पेशल कानून है, ये इसलिए पारित होते हैं और ये इसलिए आते हैं अधिनियम कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको किसी ना किसी रूप में जो है आगे उठाया जा सके। उनके साथ कोई अगर अत्याचार हो रहे हैं, कोई परेशानी है, तो वो उनके साथ ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये कानून बनाए गए हैं। इससे पहले क्या होता था कि घरेलू हिंसा में इससे पहले क्या होता था कि भाई चोट है, अगर नहीं है तो कई बातें जो है दब जाती थी कि भाई मुझे कोई चोट है नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल कराना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप इसमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के जो भी है आप संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपको व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, जो आपके घर में रह रहा है, तो उसको जो जिस तरीके से वो हिंसा कर रहा है उसको उस हिंसा करने से रोका जाए। कि आपको स्कूल जाने से रोकता है, इंस्टीट्यूशन जाने से रोकता है, काम पे जाने से रोकता है, अगर आपके साथ दहेज की मांग करता है कोई, अगर आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेट नहीं करने देता है, या उसके अलावा जैसे कि कोई जॉइंट अकाउंट है वो ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा, तो इस प्रकार से जो भी ये छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखा गया है कि जिससे जो मानसिक प्रताड़ना जो होती थी उसमें ये एक तरीके से सिविल रेमेडी है, जो कि इसमें तत्कालीन जो है इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पास करती है इसके अंदर, जो कि पीड़िता है उसको इसमें
जो है इसके अंदर जो है जल्दी संरक्षण प्राप्त हो। और इसका यूज मिसयूज तो दोनों तरह से है, मगर मेरा कहना ये है कि अगर कोई नाजायज फायदा उठाता है तो कोर्ट के सामने अगर ये बात आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। चलिए बिल्कुल, आपको यानी ये लगता है कि अगर कहीं पर थोड़ी कमियां हैं तो उसको भी दुरुस्त करने का रास्ता कानूनन हमारे पास होता है, पहले से मौजूद है जी। किस किस प्रकार के संरक्षण महिलाओं को प्राप्त होते हैं इस कानून के अंतर्गत? अभी मैं आपसे बता रहा था, जैसे घरेलू हिंसा हो रही है, अब आपको स्कूल जाने से रोका जाता है किसी बच्चे को, घर में महिला को, कामकाजी महिला है उसको काम पे जाने से रोका जाता है, उसको ताने मारे जाते हैं, उसको घर का कोई पोर्शन यूज नहीं करने दिया जाता। अगर कोई विवाहिता है और उसको जो है उसका स्त्री धन यूज नहीं करने दिया जाता, या कोई पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जो है घर में नहीं जाने दिया कि आप यहाँ नहीं जाएंगी, इस कमरे में जाएंगी, इस कमरे में नहीं जाएंगी, जो उसका समान अधिकार है घर में रहते हुए, वो उनको जो है संरक्षण प्राप्त करता है कि इस तरीके से कोई रोका ना जाए उसको, उनको घर से बाहर ना निकाला जाए। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि कई बार हमारी माँ जो है ये शराब जो है इससे बड़ी प्रताड़ित रहती हैं कि पति, माँ, मतलब पिताजी जो भी है घर का जो पुरुष व्यक्ति है, शराब पी के कई बार बड़ा परेशान करता है, तो उसको भी रोकने के, भाई उसको शराब पी के वो परेशान ना करे, इस तरीके से भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। कई बार क्या होता है कि पति या पिता या भाई कई बार कहते हैं जी हम जो है आपको ऐसा नहीं करने देंगे और मेरा हिस्सा है, मैं इसको, अगर पति कहता है कि मैं अपना जो है हिस्सा जो है बेच के अलग हो जाऊंगा, तो कोर्ट इसका भी ऑर्डर कर सकती है कि जो उसका जो शेयर है उसको सरेंडर ना करे। कई बार कोई शराबी लोग हैं जो वो कई बार परिवार उनका परेशान है उनसे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बेच ना सके, मॉर्गेज ना कर सके, इस तरीके से भी रोका जा सकता है। महिला जो है इस प्रकार का संरक्षण ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकती है। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए, महेश जी। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। महेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही? नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा सवाल है सर कि मैंने सर आपके पास में फाइल भेजी है मेरी आपके एड्रेस पे सर, तो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है सर। सर समस्या क्या है, एक बार दोहरा दें। सर समस्या ये है कि सर मेरी पत्नी ने सर, सबसे पहले महेश जी अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज बेहतर तरीके से आ सके हम तक। हम अपने दर्शकों से इसीलिए बार बार गुजारिश करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आपका सवाल हम तक ठीक ढंग से पहुंच पाए और उसका बेहतर जवाब हम आप तक पहुंचा पाएं। महेश जी, अब सवाल कीजिए। सर मैं ये बोल रहा था कि मेरी पत्नी ने सर धारा 13 के अंतर्गत मुझे विवाह विच्छेद का लगाया सर, मैं तलाक देना नहीं चाहता हूँ सर। तो सर क्या तलाक का नहीं देने पर भी सर अगर तलाक की डिग्री पारित नहीं होती है सर उसको वापस आना पड़ेगा सर क्या? और एक सवाल मेरा वो सर, मेरी एक बच्ची है सर, तो उसको सर मैं सप्ताह में 1 दिन के लिए लाना चाहता हूँ अपने पास में जी। तो सर ऐसा कोई कानून है जिसमें मुझे मेरी बच्ची 1 दिन के लिए मिले, या गार्जियन एक्ट में मेरी बच्ची मुझे पूरी तरह से कस्टडी मिल जाए? ठीक है राजेश जी। अगर बच्चे की कस्टडी का सवाल है, जितना मैं समझ पाया हूँ इसके अंदर, तो ये जो महिला संरक्षण जो कानून है PWDB एक्ट, इसमें पति भी जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। उसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि कम से कम मुलाकात के लिए अगर ये संभव हो जाए, बिल्कुल, विजिटिंग राइट के लिए भी आप अलग से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और इस एक्ट के तहत भी आपको कानूनी अधिकार है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि कस्टडी के लिए आप भी जो है और विजिटिंग राइट के लिए आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या तरीका इन्होंने अपना जाए? आपको जो है कोर्ट को अगर पहले से अगर मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप एप्लीकेशन लगाएंगे। इसके अंदर सेक्शन 21 में एप्लीकेशन लगती है कि भाई मुझे जो है इसमें बच्चे से मिलने दिया जाए, और उसमें कोर्ट तय करेगी आपका टाइम क्या हो। और सेक्शन 13 की जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पर भी आप एप्लीकेशन लगा के विजिटिंग राइट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट आपकी बात बिल्कुल सुनवाई करेगी उस पर। और चिल्ड्रन रूम बने हुए हैं वहाँ पर, वो बच्चों को मिलवाते भी हैं। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब महेश जी ज़रूर मिला होगा, और जो उपाय राजेश पटुआ जी की तरफ से बताया गया उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप तक कानूनी सहायता ज़रूर पहुंचेगी। एक और दर्शक महाराष्ट्र से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सचिन। नमस्कार। राजेश सर, मेरा नाम सचिन है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। मेरा एक सवाल है। एक्चुअली हमारे जो डैडी है ये हमारे साथ 1 साल से रह नहीं है। ओके,
और वो घर में पैसे भी देते नहीं है, मतलब उनको अच्छी खासी सैलरी भी है और वो 80-90 हजार रुपए मतलब हर महीने कमाते हैं और उनके रिटायरमेंट के लिए 1 साल बाकी है अभी। तो वो मेरी मम्मी को भी संभलते नहीं और हमें पैसे भी देते नहीं। हम 2 बेटे हैं और जी। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम अपना गुजारा कैसे तो कर रहे हैं। तो इसका कुछ प्रावधान है कि हम लोग कुछ मेरे पापा से ये कर सकते हैं। और 2 राजेश जी, फ्लैट है, वो बोल ठीक रहे है। कि फ्लैट मैं बेच दूंगा। ठीक है, इनका ये कहना है कि इनके पिताजी हैं जिनकी अर्निंग मंथली 80 से 90 हज़ार रुपये है, लेकिन घर की देखरेख के लेकर वो कोई जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करते हैं। इनका कहना है कि ये 2 भाई हैं जो अपना किसी तरह से खर्चा चलाते हैं। क्या कोई कानूनन इस तरह का प्रावधान है जो बाउंड किया जा सके इनके पिताजी को कि आप अपने पत्नी का, बच्चों का खर्च उठाइए? बिल्कुल, देखिए अगर बच्चे बालिग हैं तो बिल्कुल भी वो पिताजी से क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इनकी जो माताजी हैं, जो उनकी पति हैं जो, और वो नहीं दे रहे हैं, तो वो उसमें बिल्कुल खर्चे के लिए जो है इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सचिन, जो रास्ता आपको बताया राजेश पटोहा जी ने, निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आप तक ज़रूर उपलब्ध होगी। और अगर आपके पिता जिम्मेदारी से बच रहे हैं, अगर आप बालिग हैं, तो कम से कम आपकी मां की तरफ से इस बात को लेकर ज़रूर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी तो कम से कम उठानी पड़ेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर, जैसे खर्चे वाली जो अभी बात बता रहे थे ये, इसमें इस कानून में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके अंदर किराया ना देना, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, बिजली का बिल ना देना, ये भी जो है इसके लिए भी आप जो है इंटरिम ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। और खर्चा जो है बिल्कुल उसके लिए जो है इनकी माताजी अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा एक 125 सीआरपीसी में भी है और ये पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है। चलिए, बिल्कुल। और लगातार जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है। लोगों के जहन में ये आता है कि जो विवाहिता महिलाएं होती हैं, शायद उनको ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। क्या ये सिर्फ विवाहिता को ही कवर करता है कानून? नहीं, देखिए यहाँ पर ये जो कानून है ये महिलाओं को संरक्षण देता है, उन महिलाओं को जो घर में, जो घरेलू रिश्तों में रहते हुए घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। वो महिलाएं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ जी, वो विवाहिता जो है वो पत्नी, माँ, बहन, बेटी, इवन अदरवाइज जो है इस कानून में जो लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रह रही हैं, वो भी इसके अंदर जो है बिल्कुल भी अपनी अर्जी पर डाल के जो अगर उनको संरक्षण चाहिए तो वो प्राप्त कर सकती हैं। इस कानून के तहत अगर साथ में भी रहते हैं तो भी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। इस कानून की खासियत ये है कि ये पहला कानून है, महिला जो साथ में रहते हुए उस घर में जो है मुकदमा फाइल कर सकती है। और इसे किस प्रकार का संरक्षण चाहिए कि उसका घर का कोई व्यक्ति, कोई अगर उसका पति है या पिता है या भाई है, वो उसे परेशान ना करे, उस चीज़ से कोर्ट जो है एक संरक्षण ऑर्डर दे सकती है कि उसको रोका जाए। अगर वो कामकाजी महिला है, उसको जाने से रोका जाता है कहीं काम पर, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देती है जब तक मुकदमा चल रहा है, और फाइनली उसे डिसाइड करती है। पुलिस की क्या भूमिका होती है राजेश? पुलिस, देखिए इसके अंदर क्या है, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि कहीं कोई प्रताड़ना होती है किसी प्रकार की, तो यहाँ बड़ी बारीकियां हैं इसके अंदर थोड़ी सी कानून में, कि लोग सोचते हैं कि चोट लग रही है तो हम पुलिस को कॉल करें। जो घरेलू हिंसा का जो कानून है इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको पुलिस को बुलाना है। पुलिस को ड्यूटी दी गई है कि अगर किसी तरह की कॉल आती है और वो जाके देखते हैं घरेलू हिंसा का मामला है, तो वो महिला को बताएंगे उनके कानूनी अधिकार क्या है, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर की भूमिका आती है। जो इलाके के जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, उनको बुलाया जाता है। पुलिस ऑफिसर जो है उनको इंटीमेशन देते हैं। और कई राज्यों में जो है जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर जो है उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर का दर्जा प्राप्त है, और वो महिलाओं को बताते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, आप किस तरीके से संरक्षण प्राप्त कर सकती हैं, या कोई खर्चा क्लेम करना है, तो इस तरीके से आप जो है वो पुलिस उनको बताती है और वो आगे कार्रवाई की जाती है इसके अंदर। चलिए, बिल्कुल। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है, कोई रास्ता अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है, आपको नहीं पता कि इसमें क्या कानूनन प्रावधान है, कैसे कार्रवाई की जा सकती है,
तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फ़ोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से एक और दर्शक उसामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी, सवाल कीजिए उसामा जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक एसएलपी क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन लिटिगेट कर रहा हूँ जी। मेरे सारे रेस्पोंडेंट्स को सर्विस हो चुकी है, काउंटर आ चुका है, अलावा एक केस जो एक्यूज एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट है, तो एज सच उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मैं प्रेडिंग दे चुका हूँ। जब जब ट्रैकिंग रिपोर्ट सबमिट होती है उनके काउंसिल आते हैं, अंडरटेकिंग दे देते हैं और रिपोर्ट लास्ट मांग ली जाती है। इस वजह से मेरा मुकदमा पिछले 1 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राजेश जी, इस पर क्या इन्हें फौरी तौर पर आप बताएंगे, और साथ ही एक अपील हम आपसे ज़रूर करेंगे कि आप आपका जो भी ये मसला है उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ अगर आपके पास है उसकी एक कॉपी अगर आप हम तक पहुंचा देंगे तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर उपचार कानूनी तौर पर हो सकता है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल आपने करेंगे। सही फरमाया जी, कि आप इनके पास जो है वो भेजें, आप कागजात जो है उसके बाद बिल्कुल। जो है, उसामा, आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने जो भी दस्तावेज हैं उनकी एक कॉपी हम तक पहुंचा दीजिए और उसके बाद निरीक्षण करने के बाद बेहतर विकल्प हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं, जिनका हम वाजिब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा आज का विषय है वो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है कि घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, कानूनन क्या अधिकार रहते हैं, सज़ा का क्या प्रावधान है, तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ प्रजापति जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। सर मेरी सिस्टर है, मैंने कोर्ट में अर्जी लगाई हुई थी नौगांव छतरपुर तहसील नौगांव से। जी जी मैम, तो मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी जो कराई गई थी जिस तक मैंने मेरे जो जीजा जी हैं उनसे, तो उन्होंने, मेरी दीदी का कहना है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो अच्छे से रखना नहीं चाह रहे, कम से कम 8-10 साल हो गए शादी को, तो अब वो बाहर है नेपाल में। जी, तो उसके लिए अर्जी लगाई हुई है। तो जब भी हमारे कोर्ट से नोटिस जा रहा है वहाँ पर, तो ये लोग साइन कर रहे हैं ना, वो अर्जी पूरी हो रही है। तो मैं जी वही पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तारीख थी 21 को, तो अभी गए थे हम लोग, तो तब भी वकील ने मना कर दिया कि वो साइन नहीं कर रहे हैं, और मना कर रहे हैं, वो घर पे होने के बाद भी साइन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कंफर्म है कि वो घर में ही रहते हैं। जी, आपने कहा कि नेपाल में शादी की है, वो नेपाल की रहने वाली हैं जिनसे शादी की है? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है, हमारा जो गांव है वो ग्राम राघोली में पड़ता है, और शादी यूपी में, उत्तर प्रदेश में उनका पनवाड़ी जिला लगता है, जिला पनवाड़ी लगता है। तो यूपी में शादी की हुई थी, तो काफी टाइम से माने कुछ साल 1-2 साल उन्हें अच्छे से रखा। इसके बाद उसको मारपीट करने लगे, पैसे ऐसे का वो करने लगे कि इतना पैसा लाओ, इस तरीके से माने धमकी देने लगे। मेरी सिस्टर बहुत सीधी है, क्योंकि वो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, बहुत पहले शादी कर दी थी, तो बहुत ज्यादा सीधी है, उसे मारपीट करके उसके भगा दिया था। और उसके जो पापा आए हुए, तो पूरा जो सोना चांदी दिया था मेरे पापा ने, वो भी वो लेके चले गए। और एक शादी थी घर में ही, तो बोल रहे थे वो कि आशा ने मंगाया है, बट आशा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, और ले जाके उनने बेच बाज दिया, पूरा जितना दहेज दे दिया वो भी दे दिया। अब ना उनके पापा कुछ कह रहे हैं, ना उनकी मम्मी लोग भी कोई। ठीक है राजेश जी, क्या इन्हें रास्ता बताएंगे? देखिए यहाँ पर आपको एफआईआर करवानी चाहिए और पुलिस में रिपोर्ट करके जो ये अमानत में ख़यानत हुई है और जो उन्होंने परेशान करा है आपको, इसमें एफआईआर दर्ज होगी। अगर नहीं आते हैं तो उनके वारंट होंगे और प्रोक्लेम्ड उनको ऑफेंडर घोषित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और जो उनको भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उनके खिलाफ आप, मुझे लगता है कि आप प्रॉपर ट्रैक पर नहीं है, इसके अंदर आप एफआईआर के लिए यत्न करें थोड़ा सा।
और बिल्कुल उसमें प्रॉपर कार्रवाई हो पाएगी। जैसा एक एफआईआर इसको लेकर भी धोखाधड़ी की दर्ज हो सकती है कि एक शादी होने के बावजूद छुपा कर रखा, दूसरी भी शादी की। देखिए उसके लिए क्या है कि उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है, उसके अंदर ये अर्जी लगा सकते हैं कि जो मैरिज है उसके लिए ये एक तरीके से तलाक कहा जाएगा उसको, उसके लिए अर्जी दें, और नहीं आते हैं तो वो एक्स पार्टी उस पर प्रोसीडिंग हो जाएगी उसके अंदर। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका जो सवाल था, उम्मीद करते हैं प्रजापति जी आपको उसका वाजिब जवाब ज़रूर मिलेगा। और जो उपाय राजेश पटोहा जी की तरफ से बताया गया है कि सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज करवाइए, वकील से संपर्क कीजिए, फिर उसके बाद आगे का रास्ता क्या होगा ये बेहतर विकल्प आपके सामने होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम जो डोमेस्टिक वायलेंस पर राजेश जी जो चर्चा कर रहे हैं कि आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक्ट अमल में लाया गया, नाबालिगों पर भी ये लागू होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें पहले था मेल एडल्ट मेंबर पे, मगर अब ऐसा नहीं है। इसमें कानून में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके अनुसार जो है नाबालिग के ऊपर भी ये मुकदमा हो सकता है और उसको रोका जा सकता है कि वो किसी प्रकार की हिंसा ना करे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है, मगर उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ना ही करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर जैसे कि जो छोटी छोटी बातें मैंने अभी आपको बताया, घर में बच्चों का इलाज नहीं कराया जाता, उनको दवाइयाँ जो है वो नहीं उपलब्ध कराई जाती, और उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बड़ा ध्यान में रख के हमें ये जो कानून बना है इसके अंदर, और छोटी छोटी बारीकियों का बड़ा ध्यान रखा गया है कि जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए पुलिस को अप्रोच करना पड़े। आप जी, नाबालिग से मेरा एक आशय ये भी था कि जैसे कि कोई नाबालिग लड़की है, उसके साथ किसी तरह की प्रताड़ना होती है घरेलू स्तर पर, तो उसके लेकर क्या कुछ प्रावधान है? वो अगर अपने माता पिता या भाइयों के साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या कंडीशन? देखो, घरेलू हिंसा का जो मामला है, वो नाबालिग जो बच्ची है जो घर में रह रही है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है अप्रोच करे वहाँ पर, जो इलाके के होते हैं, और उनके द्वारा चाहे तो वो पुलिस को 100 नंबर डायल करके पुलिस आएगी वहाँ पर और उनसे प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर ले सकती है, और वो आगे उनको बताएंगे किस तरीके से आप जो है कार्रवाई कर सकती है। और इसके अंदर जो राज्य सरकारों द्वारा जो है वो मुफ्त कानूनी जो सलाह है और जो मुफ्त कानूनी जो प्रक्रिया है वो दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उनका काम है वो आपको सारे कानून बताएंगे और आपको वो सारी की सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो उपलब्ध करवाएंगे आपको। यानी ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो शेल्टर होम भी प्रोवाइड कराएंगे अगर उनको लगता है कि बच्चे को बाहर निकाल दिया गया है, और उसके अलावा वो कोर्ट से जो है ऑर्डर ले सकते हैं कि बच्चे को घर से बाहर ना निकाला जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम रोज़ाना यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।